नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 14 जून 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। तो आते हैं पहले न्यूज़ पर। राहुल क्विज्ड बाय ईडी फॉर 11 आवर्स, समन्ड अगेन। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में समन किया है। नेशनल हेराल्ड का नाम काफ़ी चर्चा में रहा कल दिन भर मीडिया में। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर ब्रीफली मैं बस नेशनल हेराल्ड और इस मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेल में बता देता हूँ। तो हम देखेंगे कि नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है जिसको भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1937 में। इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया करता था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। ये हिंदी और उर्दू भाषा में भी छपती थी, हिंदी में नवजीवन के नाम से और उर्दू में कौमी आवाज़ के नाम से। किन्हीं कारणवश अखबार बिकने बंद हो गए धीरे धीरे और स्टाफ्स के सैलरी न देने के कारण 2008 में ये पेपर पब्लिश होना बंद हो गया। अब क्योंकि कांग्रेस ये इस्टेब्लिश किया था, मतलब नेहरू जी कांग्रेस से ही थे, तो उन्होंने ये इस्टेब्लिशमेंट किया था, तो कांग्रेस ने अपने पार्टी फंड से 90.25 करोड़ रुपए एज अ लोन दिए विथ नो इंटरेस्ट, ताकि वो अपना रिवाइव कर सके। बट वो भी डूब गए और बाद में पेपर नहीं चला। अब 2010 में फिर यंग इंडिया के नाम से एक नया कंपनी सेटअप हुआ, जिसमें 76% जो शेयर थे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के थे, मतलब 38% दोनों के थे। अब बाकी 24% जो थे वो दो लोगों में बटे। पहले थे कांग्रेस पार्टी के जो ट्रेजरर थे मोतीलाल वोहरा, और दूसरे थे ऑस्कर फर्नांडिस, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे। ये जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड था, इसका रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज अराउंड 2000 करोड़ तक का था। तो राहुल गांधी को यंग इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया था 2010 में, और उसी साल सोनिया गांधी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया जाता है। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है उसका ये डिसीजन होता है कि जो 90.25 करोड़ हमने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिए थे कि लेट इट बी रिकवर्ड बाय यंग इंडिया। अब इसमें ये डिसीजन होता है। अब यंग इंडिया के जो मैक्सिमम शेयर हैं वो सोनिया गांधी प्लस राहुल गांधी के पास हैं, और यंग इंडिया ने पेमेंट किया कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपीज़, और बदले में एसोसिएट जर्नल के सारे इक्विटी ले लिए। अब इसी को लेके एक पॉलिटिशियन है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने 2012 में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट डाला। चीटिंग और मिस अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फंड का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक कंप्लेंट डाला। अब इन लोग का कहना है कि जो 50 लाख रुपए उन्होंने दिए और बदले में उन्हें मिला क्या, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ईडी ने कल पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया था। ये बस स्टोरी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मे भी बहुत लोग को ये न मालूम हो। एग्जाम से रिलेटेड ऐसा इसमें कुछ खास था नहीं। ईडी पर हमने चर्चा पहले कर चुका है, तो इसलिए ईडी को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया नहीं है। बट ऐसे इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई खास पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड नहीं था, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैंने ये स्टोरी आपको बता दिया। अब आते हैं हम सेकेंड न्यूज़ पर। रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 7.04%। ये आपका जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी का टॉपिक है। मई के महीने का ये डेटा है कि इन्फ्लेशन का रेट 7.79% से घटकर 7.04% पर आ गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया जा रहा है कैसे जून 2017 से लेकर मई 2022 तक रिटेल इन्फ्लेशन वेरी कर रहा है। अब एक टर्म आया यहाँ पर, रिटेल इन्फ्लेशन। आप कभी भी अपने गार्जियन के साथ या फिर अपने दादा दादी के साथ कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो उनका पहला कमेंट यही होता है, अरे ये तो हमारे ज़माने में 4 आने में आता था। एक्चुअली रिटेल इन्फ्लेशन इसी तरह से नापा भी जाता है। इन्फ्लेशन का रेट जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर डिपेंड करे वो रिटेल इन्फ्लेशन कहलाता है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझिए कि जैसे एक बास्केट है जिसमें कुछ फिक्स्ड आइटम्स हैं, खाने के सामान, कपड़े, घर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, या फिर एडुकेशन जो स्टेशनरी होता है वो मान लीजिए, मेडिकल स्टफ्स, ये सब। तो इन सभी का जो प्राइसेस है वो पीरियडिकली कलेक्ट की जाती है। अब इसमें हमें कंपेयर करना आसान हो जाता है, जो पहले का डेटा था और फिर हमने जो भी कलेक्ट किया। तो जो सीपीआई है वो ऐसे ही मतलब निकाला जाता है। अब सीपीआई को पब्लिश कौन करता है, तो ये एनएसओ करता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये इसको मतलब पब्लिश करता है।
अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि 2020 में ये इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ने लगा। कारण आप जान ही रहे हैं, कोविड के आने से दो बातें एक साथ हुई। पहला कि डिमांड अचानक से बढ़ गया तो महंगाई बढ़ी, और कोविड के कारण प्रोडक्शन इंडस्ट्री इफेक्ट हुई तो प्रोडक्शन कम हो गया। दोनों फैक्टर्स एक साथ मिलकर महंगाई को बहुत बढ़ा दिए। बस धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही थी, तभी रशिया ने यूक्रेन पर बम पटक दिया, तो थोड़ा इफेक्ट इस इंसिडेंट ने डाला इन्फ्लेशन पर। प्लस अचानक से आपने देखा होगा इस साल अप्रैल में भयंकर गर्मी पड़ी। तो अब गर्मी पड़ने से क्या होगा इन्फ्लेशन पर, कि जैसे गर्मी पड़ी, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, कीड़े बढ़ जाते हैं, कीड़े लगने लगते हैं, प्लस फसलें जल जाती हैं। तो अब उससे क्या होगा कि फसल कम आएंगे तो हॉर्टिकल्चर भी इफेक्ट होगा आपका इसी गर्मी से। तो ओवरऑल फिर प्रोडक्शन घट गया, डिमांड ज़्यादा है तो महंगाई बढ़ जाएगी। बट फिर मई के महीने में ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। इन्फ्लेशन को कंट्रोल आरबीआई करता है। अब डिजायर्ड रेट जो है वो आपका वो है 4%, मतलब प्लस माइनस 2% का उसमें रेंज है, बट डिजायर्ड हमेशा 4% होता है। तो 2 से लेकर 6% तक मैनेजेबल रहता है। अभी तो फिलहाल वो 7% है, जिसे और नीचे लाना है एक्चुअली। तो बैंकिंग, अब जैसे देखो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स के लिए आप देखोगे तो ये मंथली डेटा मतलब यूजफुल रहता है, उनसे कभी कभी पूछ ली भी आ जाता है, इवन इंटरव्यू में पूछा जाता है। बट हमारे लिए ओवरऑल ईयरली डेटा इंपॉर्टेंट होता है। और मेनली इस आर्टिकल में फूड प्राइस पर ही बात की गई है कि 17 महीने में पहली बार अप्रैल में इतनी हाई परसेंट गई थी, मतलब 8.31%, जो कि मई में कुछ घटा, वो अराउंड 7.97% आ गया। अगर हम देखें तो रूरल फूड इन्फ्लेशन कुछ कम हुआ है, बट अर्बन फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इतना ही जानना था हमें इस टॉपिक से। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। सेंटर टू बूस्ट सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस, ये आपका जीएस पेपर 3 के अंडर फूड सिक्योरिटी का टॉपिक है। अगर हम देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 106 देशों में 101वें स्थान पर रहा। और भी अगर हम देखें तो माल न्यूट्रिशन हो, एनीमिया हो, इन सभी में हमें बहुत काम करना बाकी है। इसी को ध्यान में रखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइस को फोर्टिफाई किया। अब फोर्टिफाई करने का मतलब क्या है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड करना, ताकि माल न्यूट्रिशन को ओवरकम कर सके। एक पॉइंट ये भी आता है एक्सपर्ट्स का कि ये जो फोर्टिफाइड राइस है इसमें आयरन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिससे भविष्य में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इस पर फूड सेक्रेटरी जो हैं सुधांशु पांडे, उनका कहना है कि जो रिस्क हैं वो होने वाले फायदों के सामने काफ़ी कम है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम और आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत अक्टूबर 2021 से ये फोर्टिफाइड राइस का वितरण हो रहा है। अभी तक कुल 90 जिलों में ये हो चुका है और कुल 291 जिलों को कवर करने का टारगेट है। फिलहाल 90 टन अनाज एफसीआई के गोदाम में पड़ा हुआ है, जिसे स्टेट्स धीरे धीरे करके उठा रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी जगन्नाथन साहब की माने तो अब फोर्टिफिकेशन का कॉस्ट धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि प्रोग्राम का जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है, हर जगह एक्सपैंड हो रहा है, तो कॉस्ट घटेगा अपने आप। एक साल में माल न्यूट्रिशन इंडिया को 77,000 करोड़ का लॉस करवाती है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें तो प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में, या फिर आप इलनेस के टर्म्स में देख लो, लोगों की मृत्यु हो जाती है तो डेथ के टर्म्स में देख लो। एक और डेटा है कि प्रति वर्ष जीडीपी में 1% का लॉस झेलता है इंडिया, वो भी क्यों, तो अनेमिया के कारण। अब भारत सरकार का न्यूट्रिशन पर 1 रुपये का खर्च पब्लिक के इकोनॉमिक रिटर्न्स के रूप में 34 से 38 रुपये के आसपास आएगा। तो जो बेनिफिट्स हैं डेफिनेटली वो रिस्क के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमको इसको ध्यान रखना चाहिए। आगे हम इस चीज़ पे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको कहीं लिखने के लिए एज ए रेफरेंस के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अपहोल्डिंग द राइट टू रिपेयर, क्या है ये जानेंगे। आपका जो अपना मोबाइल बिगड़ जाता है, पानी चला जाता है या फिर स्क्रीन डैमेज हो जाता है, तो उसके सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं रिपेयर करवाने के लिए, जो आपसे काफ़ी हाई चार्ज भी करते हैं। अगर आप बाहर वही चीज़ करवाएंगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, बट उससे इशू ये होता है कि फिर उसका वारंटी लॉस हो जाता है अकॉर्डिंग टू सर्विस सेंटर। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। दोनों पक्ष का अपना दलील है। कंपनीज का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बाहर लोकल रिपेयर करने वाले हैं उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, तो वो प्रोडक्ट रिपेयर करते हैं,
वो चल भी जाता है, बट वो बहुत दिनों तक चल नहीं पाता है, जिसके कारण मार्केट में कंपनी का नाम खराब होता है। और जो रिपेयर वाले हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे पास वो टूल्स नहीं होते हैं, जो टूल्स ये लोग यूज़ करते हैं वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता है कि हम उसे खरीद भी सके, प्लस हमें वैसी ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। ये तो हुआ इन दोनों का। तीसरा कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई मेरे तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, अगर मैं वही चीज़ बाहर करवाऊंगा तो मुझे सस्ते में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, सर्विस सेंटर मुझसे हेवी चार्ज करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर ये आर्टिकल है। एक और बात है कि जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनका सर्विस सेंटर हर सिटी हर जगह तो होता नहीं है, तो जो कस्टमर है उसे ट्रैवल करना पड़ेगा, वो उसका खर्च अलग से आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ से रिलेटेड है। तो यूएस के न्यूयॉर्क में एक एक्ट पास किया गया कि कंपनीज प्रोडक्ट के साथ टूल बॉक्स और साथ ही साथ मैनुअल भी प्रोवाइड करें, ताकि कस्टमर कहीं और भी जाकर अपने प्रोडक्ट्स को रिपेयर करवा सके। ये राइट है उसका। तो ये एक अच्छा स्टेप है, इसे इंडिया में लाया गया तो जितने भी स्मॉल स्केल रिपेयर शॉप हैं उन्हें अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, साथ ही साथ मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे, अच्छे सर्विस मिलेंगे हमें। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये एक अच्छा कदम था, इंडिया में भी इसको लाना चाहिए। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलेंगे कल फिर आज के मुख्य समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।